हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एफ स्टडी में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में मैं पार्ट 2 लेकर आपके साथ पेश हुआ हूं। दोस्तों, इसमें सामान्य अध्ययन के 10 से अधिक प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो में एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो मैंने आपसे पूछा है। वीडियो अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मुबारक खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का एक शासक हुआ करता था। ये जो शासक है, अपने भाई शहाबुद्दीन उमर की हत्या करके सल्तनत पर कब्जा किया था, यानी शासन पाया था। मुबारक खिलजी की उपाधियों में बहुत सारी उपाधियां थीं उसकी, जैसे अल इमाम, उल उमाम, खिलाफत उल लह, खलीफतुल्लाह आदि बहुत सी इसकी उपाधियां थीं। तो दोस्तों, जो अपने आप को खलीफा कहता था, खलीफा कहने वाला जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, वो मुबारक खिलजी ही था, जो अपने आप को खलीफा कहा करता था। इसका जो कार्यकाल था वो 1316 से 1320 के आसपास का था। यह नग्न स्त्री पुरुषों की संगत बहुत पसंद करता था। इसी कारण वह कभी कभी ऐसा होता था कि दरबार में बिना कपड़ों के या फिर वह स्त्रियों का कपड़ा पहनकर आ जाया करता था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, खलीफा जिसने दिल्ली सल्तनत में जिस शासक ने अपने आप को घोषित किया था वो था मुबारक खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शंस हैं इब्राहिम गारदी, टार्डी बेग, हकीम सूर, महमूद लोदी। दोस्तों, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस समय युद्ध के समय यानी जब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आशफ खां के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जैसा कि आप जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से, राणा की सेना की तरफ से जो इसका सबसे आगे वाला हिस्सा था, यानी अग्रभाग जो था, इसका जो अफगानों की एक टुकड़ी थी जिसकी जो मतलब नेतृत्व कर रहे थे, वो हकीम खान सूर नाम का एक आदमी कर रहा था। यानी कि महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति था वो था हकीम सूर शेरी, हकीम सूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शंस हैं रामायण, महाभारत, महाभाष्य या अष्टाध्यायी। तो दोस्तों, जो रजमनामा था वो महाभारत का फारसी अनुवाद था। महाभारत का फारसी अनुवाद था रजमनामा। जो रज़्मनामा था, इसका जो अनुवाद किया था वो बदायूनी, नकीब खां और फैजी, इन तीनों ने मिलकर इसका अनुवाद किया था। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि रज़्मनामा का अनुवाद किस शासक के शासनकाल में किया गया था, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं एक दिन बाद यानी 24 घंटे बाद इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे? ऑप्शंस हैं रशीद अली, शहनवाज, पीके सहगल और बीसी दत्त। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीसी दत्त जो थे वो आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे, बाकी सभी लोग आज़ाद हिंद फौज के ही सदस्य थे। दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। इसके बाद कैप्टन मोहन सिंह ने जो इसकी जिम्मेदारी है वो रास बिहारी बोस को दे दी और रास बिहारी बोस ने 1943 में आईएनए की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार में दे दी थी। दोस्तों, आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी हिंद जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसमें कई लोग हिस्सा लिए थे, जिसमें से शहनवाज, पीके सहगल, गुरु बख्श सिंह
आदि जुड़े हुए थे, लेकिन जो बीसी दत्त थे वो आज़ाद हिंद फौज के हिस्सा नहीं थे। वो जो थे रॉयल नेवी विद्रोह से संबंधित थे। इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बीसी दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात जो है भारत का सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। इसकी जो तटीय रेखा सीमा है वो लगभग 1600 किलोमीटर है गुजरात की। ठीक है, गुजरात की जो सीमा है, तटीय सीमा, वो 1600 किलोमीटर है। यानी ये पहला राज्य है भारत का जिसकी सबसे अधिक तटीय रेखा है। दूसरे राज्य की अगर हम बात करें तो दूसरा राज्य है 974 किलोमीटर के साथ में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जबकि तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य होता है तटीय रेखा के हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका गुजरात ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? ऑप्शन हैं धारवाड़ समूह, गोंडवाना समूह, विंध्यन समूह या टर्शियरी समूह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना समूह से भारत में सबसे अधिक कोयला प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना समूह का जो शैल समूह है, इससे लगभग 98% कोयला भारत में प्राप्त किया जाता है। 98% कोयला जो है वो गोंडवाना से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गोंडवाना समूह जो है, ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें थी, बिटुमिनस कोयला यहीं से पाया जाता है, गोंडवाना समूह से ही। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के बीच में हुआ था। दोस्तों अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदियों से किया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गोंडवाना समूह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? कौन से राज्य में जारवा जनजाति है ये बताना है। ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो जो जारवा जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। दोस्तों जारवा लोगों की जो त्वचा का रंग है वो काला एवं कद छोटा होता है। अंडमान निकोबार की अन्य जातियां जैसे ओंगे, सोमपेंच, सेंटिनेलीज आदि हैं। जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है, जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में है और इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन हैं त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों भारत में कुल मिला के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कुल मिला के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप ट्रिक नहीं जानते तो मेरे चैनल पर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है इस नाम से एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूँ, इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से गुजरती है। तो देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर से जो है ये रेखा नहीं गुजरती है। कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। मणिपुर से नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए एक प्रश्न मैं आप छोड़ता हूँ यहाँ पे। आपके लिए प्रश्न है,
कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है स्थित है, कितने अक्षांश पर स्थित है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार का पार करती है यानी कि काटती है, इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन है माही, चंबल नदी, नर्मदा नदी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों जो माही नदी है पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है, माही नदी, इसका उत्तर भी माही नदी ही होगा। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी ही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है यानी कि पार करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ऑप्शन हैं स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ट्रोपोस्फीयर है, सी, ये सही हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में दोस्तों क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो वायुमंडल है उसमें कुल मिला के 5 परतें होती हैं, जिसमें सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर समताप मंडल होता है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। फिर समताप मंडल के ऊपर ओजोन मंडल होता है जिसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ओजोन मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। और सबसे ऊपर वायुमंडल होता है जिसको एक्सो या एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था, यानी भारत परिषद अधिनियम को समाप्त किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। किसके द्वारा जो है भारत परिषद को समाप्त किया गया था ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा भारत परिषद अधिनियम जो समाप्त किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी और प्रांतीय स्वतंत्रता को आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, 1935 के द्वारा। दूसरा काम किया गया था कि इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली जो है केंद्र में शुरू कर दी गई थी। इसमें दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और साथ ही साथ भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित परिषद जो 1858 में परिषद स्थापित की गई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।